हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। काफ़ी दिनों से मेरी तरफ से आपको अपडेट देखने को नहीं मिली होगी क्योंकि मैं थोड़े कुछ शेड्यूल्स को लेकर के बिजी था और जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ पूरा अवेयर था और क्लोजली मॉनिटर कर रहा था हर एक चीज़ को। अब जो मैसेजेस हैं और कंसर्न है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और भी आने लगे हैं और काफ़ी सारे सवाल अभी भी स्टूडेंट्स के मन में रहे हैं। एज आई नो के इंस्टीट्यूट कुछ करेगा और उन्होंने फाइनल जो उनकी तरफ से करना था वो कर लिया है। अब इसके आगे कोई ऐसा चेंज नहीं होना है, फर्दर पोस्टपोनमेंट के चांस आर जीरो। तो ऐसे जो र्यूमर्स आ रहे हैं पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। इसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करके आपको क्लियर करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाउट आता है कि सर एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले डाउट आपका यही है और यही कंसर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस चीज पर आपको तब जाना है जब आपने कोर्स आपका पूरा कर लिया है, स्टडी आपकी पूरी हो गई है। अदरवाइज आप इन्हीं चीजों में अटके रह जाओगे और टाइम आ जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी स्टडी पूरी करना बहुत जरूरी है। तो फोकस ऑन योर स्टडी फर्स्ट। अगर आपने आपकी स्टडी कर ली है या मोस्ट ऑफ द कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो अब इसका जवाब जानते हैं कि आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे सब्जेक्ट्स का ले लेता हूं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आया या डायरेक्ट टैक्स का कोई क्वेश्चन आया। अब जो भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन की एक डिटेल होती है, उस डिटेल को हमें सॉल्व करना होता है, देन वी फाइंड आउट अवर फाइनल आंसर। एंड स्टूडेंट्स ने देखा कि इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफिकेशन निकाला है कि आपको की आंसर और फाइनल आंसर लिखना होगा और आपको रफ शीट्स प्रोवाइड कराई जाएगी वहां पर, वो उस पर आपको उसको सॉल्व करना होगा। ये आपके मन में चल रहा है, ये क्लेरिफिकेशन आपने ले रखी है। लेट मी गिव यू द क्लेरिफिकेशन कि आखिर इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्चुअल थिंग क्या है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स स्टिल मिसगाइडेड है। तो सुनिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लेंथी क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब वो लेंथी क्वेश्चन है, जैसे पीजीबीपी का कोई क्वेश्चन आ गया या फिर आपके पास में ऑपरेशन मैनेजमेंट में किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स ऑफ मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया, तो क्या सर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिख के सॉल्व करेंगे? आंसर इज नो। ठीक है, क्या सर स्टेप वाइज मार्किंग होगी? समहाउ यस। तो लेकिन सर स्टेप वाइज मार्किंग होगी कैसे जब हमको फाइनल आंसर लिखना है? तो और सर क्या हमारी रफ शीट्स जो है वो भी हमारी साथ में डिपॉजिट होके चेक होगी? मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल रफ शीट के बारे में क्या लिखा है क्लेरिफिकेशन में? इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स। व्हाट? एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स। It is not forming part of your answer. There is difference between forming part of examination record and forming part of answer. So rough sheets will not impact your marks. Let me clear that. Yes, I'm saying this. तो काफी सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर के कंसर्न है, हमारी रफ शीट भी चेक होगी एंड ऑल। आप क्लियरली पढ़िए, नीचे आकर के भी पॉइंट पढ़िए, तो लिखा हुआ है वर्किंग शीट और रफ शीट ओनली बी यूज फॉर रफ वर्क। तो जब आपने रफ वर्क करा है वो आप आपकी लैंग्वेज में करिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी रफ वर्क कर रहे हैं वो आपको सिस्टमेटिकली करना है। आप ये सोच रहे हैं, काफी सारे ये मिसगाइडेड फैलाई जा रही है कि रफ शीट्स जो है वो आपको पूरी की पूरी देनी होगी, फिर उसके बाद में वो रफ शीट्स जो है वो चेक होगी, अपलोड होगी, देन एग्जामिनर देखेगा। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। रफ शीट्स को रेफरेंस के लिए रखा जाएगा, अगर कोई इश्यू होता है आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे कई सारे कंसर्न्स के लिए रखा जाएगा। और आपके ऊपर अगर चीटिंग के एलिगेशंस लगते हैं तो आपकी रफ शीट वहां पर वर्क करने वाली है। ठीक है, अदरवाइज रफ वर्क आप आपकी लैंग्वेज में करिए, नॉट एन इश्यू। ठीक है, थोड़े बहुत जो भी रफ वर्क आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो रहे हैं वो वहां पर कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि रफ शीट्स आपके आंसर का पार्ट नहीं है।
अपनी लैंग्वेज में रफ वर्क कर सकते हो तो मिसगाइडेड बिल्कुल मत होइए, ठीक है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इसी कंसर्न में है, रफ वर्क भी अब सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, तो ये तो एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बन गया। नथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट्स ए थिंग के हम मान सकते हैं कि इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश है, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन अपने अकॉर्डिंग मत निकालिए। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द फैकल्टीज एज वेल कि जो एक्चुअल में लाइंस लिखी है उसी का इंटरप्रिटेशन निकालिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे जो इंटरप्रिटेशन होते हैं उन्हीं को मान लेते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है फॉर्म पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। मैंने काफी लोगों से बात भी करी है कमेटी में, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड का पार्ट है, वहां कहीं नहीं लिखा कि फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो डोंट वरी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात ये आती है कि सर आंसर लिखना कैसे है। देखिए क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, वही आपको करके आना है। आपको कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। कोई क्वेश्चन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर तो नहीं आता है। अब 4-5 वर्क करते हैं, सर वर्किंग नोट भी लिखने हैं क्या? आंसर इज नो, नहीं लिखने वर्किंग। लेकिन मान लीजिए आपने उस कैलकुलेशन को करने से पहले 3-4 की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स के जो इंपॉर्टेंट है, इनका यूज करके आपका फाइनल आंसर आया है। तो एक बात ध्यान रखें, सिर्फ एक वर्ड का फाइनल आंसर लिखने पे क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे? मैटर ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक नो, नहीं मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल जो इंटरप्रिटेशन है। आपको क्या करना है, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर जो भी 3-4-5 की पॉइंट्स लगे, और आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा टाइपिंग है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो की पॉइंट्स आपको लिखने होंगे और फिर फाइनल आंसर लिखना हो। या फिर आप पहले फाइनल आंसर लिख दीजिए और नीचे 3-4 की पॉइंट लिख दीजिए, ये ज्यादा बेटर है। मैं यही कहूंगा, पहले आपका फाइनल आंसर जो आया और 3-4-5 जो मेन कैलकुलेशन आई। आपको कोई डिटेल वर्किंग नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको वो आई डोंट थिंक ज्यादा टाइम लगेगा, 2-3-4 लाइन में आपको आंसर्स आपके दे देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है आपका पेपर सॉल्व करना होगा, ये मिसगाइडेड मत होइए। स्टिल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, आई एम ट्राइंग टू गेट क्लेरिफिकेशन। एट द एंड फोटो अपलोड होने का ही ऑप्शन रह सकता है, लेकिन देखते हैं, ये आई डोंट थिंक के सही है, कंसिडरेबल है, क्योंकि पिछली बार भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। आई एम सेइंग यस, मिसमैनेजमेंट इज देयर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने मिसमैनेजमेंट नहीं किया है या ऐसा वैसा किया है, हुआ है। अब एग्जाम लेने दो इंस्टीट्यूट को। काफी सारे स्टूडेंट सालों से बैठे हैं, 2 ईयर से भी, 1.5 ईयर, 1 ईयर, वो बोलते हैं सर कैसे भी एग्जाम ले लो एनी हाउ। तो जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि क्या सर रफ शीट भी चेक होगी, आंसर इज नो। ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स का पार्ट है। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स क्या आप रखते हो? इंस्टीट्यूट रखता है। काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, उनमें पेपर वापस ले लिया जाता है। आप पेपर दीजिए और पेपर वापस ले लिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो इंस्टीट्यूट, वो संस्था खराब हो गई। नथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जो डर फैलाया जा रहा है इसको छोड़िए। तो मैं आपको क्लियर कर दिया है मैंने आपको कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है। 3 to 4, 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं आंसर के मेन। फॉर्मेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट्स बनाने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है यार ये चीज मुझे मेंशन करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अब ये तो आपके ऊपर ही है ना, ये भी इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बता देगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप आपके अकॉर्डिंग जो है वो लिख दीजिएगा वहां पर। तो दिस इज द क्लियरिफिकेशन। नीचे जाकर के पॉइंट पढ़ोगे, क्लियरिफिकेशन में लिखा हुआ है वर्किंग शीट और रफ शीट शैल ओनली बी यूज्ड फॉर रफ वर्क। और रफ वर्क कभी भी सिस्टमेटिक नहीं हो सकता, ये आपको भी पता होगा। तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैं मेरी रफ शीट क्यों सबमिट करूं, क्या करूं? आपको आपकी रफ शीट सबमिट करनी है, छोटी मोटी। आप ये मेरी आपसे एक रिकमेंडेशन होगी कि जो भी रफ वर्क करो क्वेश्चन नंबर डाल के करना, किसी में नहीं करो डैश लगा देना मैंने कोई रफ वर्क नहीं करा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। रफ शीट्स चेक नहीं होगी, लेकिन कहीं पर अगर डाउट लगता है तो रफ शीट्स को देखा जा सकता है, अदरवाइज हर एक स्टूडेंट की रफ शीट चेक नहीं होने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया। एग्जाम एज पर शेड्यूल होने वाले हैं, अभी तक कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आती है सर स्टेप वाइज मार्किंग का क्या होगा। देखिए स्टेप वाइज मार्किंग कैसे देखी जाएगी, जैसा कि मैंने बोला आप 3 to 4, 5
की पॉइंट्स लिख दीजिए, वो की पॉइंट्स आपके सही है, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे चक्कर में मत पड़िए आप, 3 to 4 5 की पॉइंट्स लिखिए, दैट्स इट। आपको डिटेल बहुत आंसर भी नहीं लिखना है, 3 to 4 की पॉइंट्स लिखने होंगे। अब बात आती है सर थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में इतनी ज्यादा टाइपिंग जो होने वाली है उसका क्या करें हम, वो काफी ज्यादा टाइपिंग वहां पर है। यस, वहां पर एक कंसर्न का टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखें तो 40 मार्क्स जो है वो तो हम जल्दी कवर कर ही लेंगे। और थ्योरी पेपर्स में आपको कोई रफ वर्क नहीं करना, रफ शीट नहीं बनानी। तो फिर से मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा, थ्योरी पेपर में तो कोई रफ शीट में कुछ लिखता ही नहीं, तो फिर क्या जबरदस्ती लिखोगे? थ्योरी पेपर में भी वर्किंग नोट्स बनाओगे रफ शीट्स पर, तो उसमें तो कुछ भी सबमिट नहीं होगा। तो क्या आपने थ्योरी पेपर में रफ शीट पे कोई काम नहीं करा तो आपके सारे आंसर गलत करके क्या 0 नंबर दे दिए जाएंगे? नो। तो ये रफ शीट वाला जो चक्कर है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस रहे हैं, कैच हो रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी मत आइएगा। सिंपल सा मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया। थ्योरी पेपर में जो टाइपिंग होने वाली है, अगर आप 40 मार्क्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, 40 मार्क्स वाला पार्ट जल्दी कवर कर लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि आप उस पर वर्क करिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, यस आई एक्सेप्ट कि थ्योरी पेपर में इतनी टाइपिंग करना इज ए चैलेंजिंग पॉइंट, बट आपको एग्जाम देना है। अभी ऑल आर अजम्पशंस लगा रहे हैं खुद अपने आप ही, लोग अपने आप ही मीनिंग निकाल लेते हैं, हर एक क्लेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ कमी ढूंढ लेते हैं, और फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप ये देखिए कितना मतलब डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आपका एक सिंपल सा काम करना है, नॉर्मल जैसे स्टडी करते थे वैसे स्टडी करो, एग्जाम देने जाओ, मेन आंसर के पॉइंट लिखो, दैट्स इट। टाइपिंग का कोई टेंशन नहीं उसमें। टाइपिंग पे वर्क कहाँ करना पड़ेगा? थ्योरी पेपर्स के अंदर करना, वो जो कि 1-2 होते हैं, उन थ्योरी पेपर्स में आपको टाइप करना पड़ेगा। और उसमें भी टाइपिंग के टाइम में कहूंगा कि जो मेन की पॉइंट्स है उनको आप लिखिएगा। की पॉइंट्स जो आपको लगते हैं, फालतू वाली नहीं लिखना थ्योरेटिकल। अगर आप मेन की पॉइंट्स लिखेंगे तो आई प्रॉमिस आपका वो पेपर भी टाइमली पूरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो स्टेप वाइज मार्किंग भी आप समझ गए कैसे होने वाली है। इस पर कोई क्लेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट को देने की जरूरत नहीं होती है, आज तक कभी नहीं दी। किसी इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफिकेशन दिए कि हम इस स्टेप वाइज मार्किंग ऐसे करें? जो आपका क्वेश्चन आएगा उसी में लिखा हुआ आ जाएगा 4+4, 2+2+2, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो कुछ ऐसी क्लेरिफिकेशन मांगी जा रही है जो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और फालतू में जो है इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जो है माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट ने गलतियां नहीं करी है, लेकिन कुछ चीजें जहां पर इंस्टीट्यूट गलत नहीं है फिर भी गलत प्रेजेंट किया जा रहा है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट में कमियां हैं, इंस्टीट्यूट ने गलतियां करी है, मैं उसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूं। जहां जहां पर गलतियां हुई है आई क्रिटिसाइज ऑन दैट। इंस्टीट्यूट को वर्क बहुत करने की जरूरत है, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई चीज इंप्लीमेंट हो रही है, एक बार देखते हैं। अगर इसमें कमी रही, इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं हुई ज्यादा, तो आई विल बी द फर्स्ट टू रेज वॉइस। पहले भी काफी सारे टॉपिक्स पर वॉइस रेज करी है हमने। अगर आपको और भी कोई पॉइंट लगता है जेन्युइन, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगता है कि हाँ मैं भी इसका क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, स्टूडेंट्स के पास नहीं है, जस्ट लाइक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उसका क्लेरिफिकेशन नहीं है, और आई टोटली क्रिटिसाइज ऑन दिस पॉइंट कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का क्या होगा। क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही इस कोर्स को करे, हिंदी मीडियम वाले इस कोर्स को छोड़ दे? इंस्टीट्यूट को ये क्लियरली बता देना चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एज सच कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर फाउंडेशन में सेंटर क्यों भराया गया, होम बेस्ड है तो? बेटा उसके कुछ रीजंस होते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं, इस वजह से भराया जाता है। उसका इंटरनल यूज होता है, कई सारे इंटरनल डेटाज, चैप्टर वाइज डेटा निकालने होते हैं कि भाई किस चैप्टर से कितने स्टूडेंट पास हुए, किस चैप्टर का रिजल्ट परसेंटेज क्या रहा, इस वजह से जो है वो आपसे डेटा फिल करवाया जाता है। अदरवाइज फाउंडेशन में वैसे चैप्टर सिलेक्ट करवाने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हर एक चैप्टर वाइज और हर एक रीजन वाइज परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी होता है। इसी वजह से जो है आपसे वो डेटा भरवाया जाता है। तो इस पॉइंट पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जो कि नो मैटर कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया है या मुझसे कवर करने से रह गया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, जिसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर आकर के आप डिस्कशन कर लीजिएगा मेरे साथ। और भी कोई डाउट आपका रहता है
तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। CMA कार्ट ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर काफी सारे फ्री मैराथन वीडियोस एंड ऑल है, वहां पर जाकर के भी आप जो है उन्हें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो जरूर से मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।